हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैसीय स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। गैसीय स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर गैसीय अवस्था का दूसरा जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। गैसीय स्टेट में हम सारे लॉ पढ़ चुके हैं। गैसीय स्टेट में लॉ पढ़ने के बाद अब अपने आइडियल गैस इक्वेशन कैसे निकालते हैं फ्रॉम गैसियस लॉ के अनुसार हम गैसीय नियमों से आइडियल गैस समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे इसकी फॉर्मेशन करते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ। वीडियो लिंक सारों को शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल को। और एक बात और बता दो बच्चों आपको कि आपको मैं लिंक सेंड नहीं कर सकता, आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे आना पड़ेगा। टाइम आपको बता दिया गया है, चैनल आपको पता है कहाँ पर है ना। तो उसको सब्सक्राइब करो, आपको बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और एक बात और बच्चों, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे क्लास लगाया करो, सारे बच्चे क्लास लगाओ, हाथों हाथ नोट्स बनाते रहो, आपको याद हो जाएगा जो करवा रहा हूं मैं। इसके बाद ना, ये करवाने के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पक्का एग्जाम में आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री एक की खास बात यह है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो उससे बाहर नहीं आता, ये गारंटी है ना तुम्हें। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा एंड द लास्ट टाइम ऑफ द एग्जाम के पास में, एग्जाम नियर अबाउट एग्जाम, जब आपके एग्जाम आ जाएंगे, आपके एग्जाम चिंता मत करना, बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं कि आपके एग्जाम ना जून में स्टार्ट होगा या मई के लास्ट में। मान लो जून की स्टार्टिंग में एग्जाम शुरू होंगे, तो बहुत टाइम पड़ा अपने पास। कम से कम अपने पास टाइम पड़ा है लगभग एक तो आपके पास फरवरी पड़ी है, मार्च, अप्रैल, मई, ये पूरे पड़े हैं अपने पास, है ना। तो अपने पास 4 मंथ पड़े हैं, तो चिंता मत करना। अपने पास 3 मंथ पड़े हैं। फरवरी तो अपना चला गया, तो जून के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम की पॉसिबिलिटी बनती, हो सकता है उससे भी लेट हो, तो चिंता मत करना एग्जाम को लेकर के। ओके, तो चलते हैं बच्चों अपने। बीएससी बीएड के तो एग्जाम और लेट होंगे बच्चों, बहुत ज्यादा लेट होंगे, क्योंकि उनके तो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं आए। उनके एग्जामिनेशन फॉर्म के 3 मंथ बाद एग्जाम होंगे, और उनके एग्जाम सारे बीएससी वाले निपट जाएंगे। इनके बाद वो आपके एग्जाम होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर। बाकी इसका पैटर्न वीडियो मैंने बनानी है, मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ, वो भी मैं दूंगा, वो चिंता मत करना। सारा बताऊंगा कि एग्जाम का क्या सिनेरियो बैठेगा, क्या प्रैक्टिकल का सिनेरियो बैठेगा, सारी बातें बताऊंगा। अभी मैंने बतानी है वो वाली बातें। तो बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम गैसियस स्टेट कैसे निकालें। सबसे पहले आपको पता है कि हमने बॉयल लॉ पढ़ा था। बॉयल लॉ क्या बोलता है? बॉयल लॉ क्या कहता है बच्चों, बताओ। अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, द वॉल्यूम इज, आयतन जो होता है वो वित्त कर्मानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। दाब के क्या होता है? वित्त कर्मानुपाती होता है आयतन। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ओके, तो इसको दे दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर मैं चार्ल्स लॉ की बात करूं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आयतन तापमान के समानुपाती होता है। अगर मैं थर्ड लॉ की बात करूं, एवोगैड्रो लॉ की बात करूं, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर तीनों इक्वेशन में एक बात देखो, क्या चीज कॉमन आ रही है? वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं एक ही वैल्यू में मैं पुटअप कर दूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर थर्ड से, जो ओवरऑल जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो हमारी फाइनलाइज इक्वेशन निकल के ये आती है। देखा बच्चों आपने? देखो, पहले वॉल्यूम प्रेशर के, फिर वॉल्यूम टेम्परेचर के, फिर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के। अगर मैं इन तीनों को एक कर दूं इक्वेशन को, वॉल्यूम को मैं कॉमन ले लूं, तो वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? प्रेशर के। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? समानुपाती किसके आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स के, फिर टेम्परेचर के। बच्चों मेरी यहां तक बात समझ में आई? अब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटाता हूं, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं अपने गैस कांस्टेंट, आर बोलते हैं, आर। तो ये वैल्यू आ जाती है। अब मैं पी को उठा करके इधर ले जाऊंगा, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? वैल्यू आएगी निकल के पीवी इज इक्वल टू
nRT है ना, nRT, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ऐसे आइडियल गैस इक्वेशन को इन लॉ से निकालते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस समीकरण वो समीकरण होती है जो हर ताप और दाब पर, प्रत्येक ताप और दाब पर सारे नियमों का पालन करती है, ऑल नियम्स को, ऑल रूल्स को फॉलो करती है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो वो होती है आइडियल गैस इक्वेशन। अब बात आती है गैस कांस्टेंट कि आर क्या है। आर एक प्रकार का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, गैस कांस्टेंट बोलते हैं, या गैस नियतांक बोलते हैं, या इसको समानुपाती स्थिरांक भी कहा जाता है। इसको समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो वैल्यू इसकी हमें कैलकुलेट करनी है। हाउ टू कैलकुलेट ऑफ गैस कांस्टेंट, तो टॉपिक डाल लो कि इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है कि गैस कांस्टेंट क्या है, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए, टिप्पणी लिखिए। तो पहले हमें इसे कैलकुलेट करना होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द गैस कांस्टेंट, मतलब गैस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाले, और गैस कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, ये करने जा रहे हैं। आर को अपने क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट यानी गैस नियतांक की संज्ञा दी जाती है। इट इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। तो इसके बारे में अपने अभी बात करने वाले हैं। ओके बच्चों, सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ, सभी को इन्फॉर्म कर दो क्लास शुरू हो चुकी है, काफी टाइम हो गया। तो बात कर रहे हैं बच्चों अपने, अब इसके बारे में कैसे निकालें। वी नो दैट, अब इसकी आइडियल गैस से निकालेंगे। वी नो दैट कि प्रेशर ऑफ इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी इज द आइडियल गैस इक्वेशन। कोई बच्चा पूछे सर आइडियल का मतलब क्या होता है, हर टेम्परेचर, हर प्रेशर पर जो सारे लॉ को फॉलो करे, सारे नियमों का पालना करे। ईच मतलब क्या है कि टेम्परेचर पर एंड ईच प्रेशर, प्रत्येक प्रेशर, प्रत्येक दाब, है ना, प्रत्येक प्रेशर पर, टेम्परेचर पर सारे नियमों को फॉलो करे, उसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो ये मैंने क्या लिखा, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर को मैं ले आया इधर, और फिर पीवी में अपॉन में ले गया मैं एन टी को, और आपको बताया कि आर दैट इज इक्वल टू, पी का मतलब होता है प्रेशर यानी दाब, इनटू वी मतलब वॉल्यूम यानी आयतन, एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, इनटू एनटी फॉर टेम्परेचर, ये होता है ना। तो आपको एक बात पता है कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, मुझे गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट, आपको एक बात पता है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। मतलब एक एरिया पर, एक फिक्स एरिया पर लगने वाला फोर्स, है ना, उसको बोलते हैं प्रेशर। दाब क्या होता है, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी एक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, दाब कहलाता है ना, उसको दाब बोलते हैं। अब ये वाली वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर पुटअप कर दूंगा, तो वैल्यू जब पुटअप करूं तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, R इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम यानी आयतन, अपॉन में वही नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, इनटू में टेम्परेचर। ठीक है। अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम वो एक क्यूबिक वैल्यू होती है, यानी क्यूब में होता है। वॉल्यूम जो होता है ना, वो होता है एक लेंथ की स्क्वायर बोल सकते हैं कि लेंथ की क्यूब, यानी एक लंबाई की क्या होता है, क्यूब होती है। जबकि जो एरिया होता है, एरिया वो क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है। ये स्क्वायर फॉर्म में होता है, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब फॉर्म में होता है, क्यूब फॉर्म में। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया जो होता है वो लेंथ की क्या होता है, मैं इसको लेंथ मानूं तो एक डिस्टेंस मानूं तो दो डिस्टेंस की स्क्वायर होता है ना। जैसे बोलते हैं ना कि लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, लेंथ इंटू विड्थ, तो वो क्या है, एक प्रकार की लेंथ की स्क्वायर और ये लेंथ की क्यूब होता है। अगर मैं लेंथ की क्यूब और लेंथ की स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दूं, बच्चों बात समझ आई ना, कि वॉल्यूम जो होता है ना वो क्या होता है, लेंथ की क्यूब होती है। कोई भी लेंथ ले लो आप, कुछ भी ले लो, उसकी क्यूब होती है, और ये स्क्वायर होता है इसका। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां पुटअप करूं तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, आर दैट इज इक्वल टू, अगर मैं एरिया की वैल्यू पुटअप कर दूं एज ए लेंथ स्क्वायर की फॉर्म में, तो एफ अपॉन लेंथ की स्क्वायर इनटू में लेंथ की क्यूब अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स
अपॉन में नंबर ऑफ मोल इनटू टेम्परेचर। तो ये लेंथ की स्क्वायर, ये लेंथ की क्यूब से क्या हो जाएंगे बच्चों, कट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। तो फोर्स इनटू लेंथ आ जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू लेंथ अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर। ये आ गया बच्चों, जल्दी बोलो शाबाश, है ना, ये आ गया। और आपको ये बात पता है कि अगर मैं L को डिस्टेंस बोल रहा हूं, क्या मैं L को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकता। डिस्प्लेसमेंट भी तो एक क्या होती है, लेंथ होती है, दूरी होती है, एक लंबाई होती है ना। डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकता इसको मैं। क्या इसको मैं विस्थापन नहीं कह सकता। विस्थापन भी तो क्या होती है, एक लेंथ की ही यूनिट होती है, लेंथ का ही मात्रक होता है। तो क्या इसे मैं लेंथ भी नहीं कह सकता, तो इसको मैं लेंथ भी कह सकता हूं, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट भी कह सकता हूं। तो अगर मैं L की जगह मैं रख दूं, L की जगह मैं क्या रख दूं, डिस्प्लेसमेंट रख दूं। और वी नो दैट, हमें ये बात पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल इनटू विस्थापन क्या होता है, बल लगाया और विस्थापन हो गया। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कार्य है, वो कार्य के बराबर होता है, वो वर्क के बराबर होता है। तो यहां पर आप वैल्यू पुटअप कर सकते हो, R इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। बच्चों यहां तक बात समझ में आई। फिर आगे मैं इसको वर्क में कन्वर्ट कर दूंगा, जल्दी बोलो शाबाश। तो R दैट इज इक्वल टू वर्क अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर। मैंने इसको वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वी नो दैट वर्क को हम एनर्जी भी कहते हैं, है ना। वर्क एंड एनर्जी आर सेम। दोनों को एज ए सेम टर्म अपने यूज कर सकते हैं। आर सेम इन नेचर। आप वर्क को एनर्जी बोल दो या एनर्जी को वर्क बोल दो, लगभग बात एक ही होती है केमिस्ट्री के अंदर। आर सेम इन नेचर। तो मैं वर्क को एनर्जी भी बोल सकता हूं। तो हमारे गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, मैंने वर्क की जगह एनर्जी को रिप्लेस कर दिया, यानी ऊर्जा रख दी मैंने, एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारा फाइनलाइज फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, इनटू टेम्परेचर। हमारा फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया ये वाला, है ना। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट की वैल्यू उसकी ऊर्जा के व मोलों की संख्या व ताप के गुना के बराबर होती है। ये वैल्यू निकल के आ गई, है ना। अब बात करते हैं यूनिट के बारे में। द यूनिट ऑफ R, मात्रक ऑफ गैस कांस्टेंट। अगर हम मात्रक की मान निकालें, इसको अपने नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यूनिट ऑफ R कैसे निकालें, यूनिट ऑफ R गैस कांस्टेंट की वैल्यू। हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया बच्चों गैस कांस्टेंट का। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज गैस कांस्टेंट, एक्सप्लेन इट। तो तुमने ये शॉर्ट नोट बना करके समझा करके आना बच्चों, ओके। तो अगर बात करें यूनिट की, बात करें तो आपको पता है कि एनर्जी की जो यूनिट होती है, एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, एनर्जी की जो यूनिट होती है इन सीजीएस वो क्या होती है, कैलोरी होती है। कैलोरी है ना, कैलोरी बोल दो, कैलोरी होती है इसकी। अगर मैं बात करूं एसआई के अंदर, इन एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम में इसकी होती है जूल। क्या होती है बच्चों, जूल होती है एसआई सिस्टम के अंदर। अगर बात करूं तो अगर मैं बात करूं मोल्स की अगर बात करूं तो मोल्स की जो यूनिट होती है इन सीजीएस और एसआई पद्धति दोनों में क्या होती है, मोल्स ही होती है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर की T4 टेम्परेचर, इसकी दोनों पद्धतियों में इसकी केल्विन और केल्विन ही होती है।
तो इसको सीजीएस में भी केल्विन बोलते हैं। अगर ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पुटअप कर दूं इसके अंदर, वही जो अपनी इक्वेशन निकली है उसके अंदर मैं पुटअप कर दूं, उसके अंदर मैं उसकी वैल्यू पुटअप कर दूं, तो क्या निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी वर्क यानी एनर्जी की जो वैल्यू होती है, मैं रख रहा हूं पहले सीजीएस के अंदर। सीजीएस के अंदर इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी अपॉन मोल इनटू केल्विन, टेम्परेचर की फॉर्म में। तो इसकी सीजीएस में मात्रक क्या होता है, कैलोरी, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ये हमारा निकल के आ गया बच्चों इन सीजीएस, इसका यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट इन सीजीएस पद्धति, इन सीजीएस सिस्टम। बच्चों साथ के साथ नोट करते जाओ। अगर मैं बात करूं एसआई सिस्टम में इसका मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। तो गैस कांस्टेंट का मात्रक निकाल रहे हैं पद्धति में जूल होता है, और एनर्जी का तो मोल का तो मोल ही रहता है, एंड टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। तो इसको लिख दो बच्चों, क्या आएगा, R that is equal to जूल, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। यह मात्रक किसका आ गया, यूनिट उसकी एसआई सिस्टम में। तो आपको पता ही है, ये आप चीजें पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अगर हम बात करें कि R की वैल्यू क्या होगी, अगर वैल्यू पुटअप करें तो R की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लिख लो बच्चों, R की जो वैल्यू होती है 1.98, जो कि कांस्टेंट है, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो हमने निकाल के रखी हुई है, आपको सिर्फ याद ही करनी है। 1.98 कैलोरी, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। अगर बात करें एसआई सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, एसआई सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एसआई सिस्टम में R that is equal to 8.314 जूल, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ये होती है इसकी वैल्यू किसके अंदर, एसआई सिस्टम के अंदर। तो ये हमने सारे वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू आप बच्चों सेव कर लो, इसको नोट कर लो, और इसको आप कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए कई बार क्या होता है कि R की वैल्यू हम सीजीएस सिस्टम में 2 भी लिख देते होते हैं। तो कैलोरी एंड मोल इनवर्स कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए तो ये भी हम लिख सकते हैं। बच्चों एक बात और बता दूं, मान लो इसका कोई न्यूमेरिकल आता है, तो अगर आपको उसको सोल्व करना है तो या तो आप सारा का सारा सीजीएस सिस्टम में करो या सारा का सारा एसआई सिस्टम में करो। तो ये हमने गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, गैस कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाल लिया, और उसके पहले हमने आइडियल गैस इक्वेशन निकाली फ्रॉम लॉज ऑफ गैसियस स्टेट। तो बच्चों अपनी बात कंप्लीट हुई। आज का लेक्चर खत्म हुआ। सारे बच्चे इसके नोट्स बनाओ, प्रॉपरली मेहनत करो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पक्का आते हैं वो भी मैं बताऊंगा इन फ्यूचर। तो पहले इन चैप्टर्स को पूरा करते हैं अपने फटाफट, फिर अपने काम करते हैं बच्चों। चलें, तो आपको एक टॉपिक करवा रहा हूं, कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा, ताकि आपको नॉलेज भी मिले, आपको एक चीज क्लियर हो। तो कोई बच्चों दिक्कत, डाउट, कोई प्रॉब्लम, बच्चों एक काम और किया करो, क्लास में किसी बच्चे को क्लास लगाने का नहीं पता यूट्यूब पे कि यूट्यूब पे क्लास कैसे लगाते हैं, तो आप आपस में गाइड किया करो एक दूसरे बच्चों को कि ऐसे क्लास लगाते हैं। यूट्यूब पे जाओ, लाइव क्लास होती है, आपने लाइव क्लास लगानी है, ओके। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको आप आपस में लिंक शेयर आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लिंक शेयर नहीं कर सकता, यूट्यूब की गाइडलाइन है। अगर मैंने लिंक शेयर कर दिया तो यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि यूट्यूब ये मानता है कि जो टीचर पढ़ाता है ना यूट्यूब पे, अगर वो लिंक शेयर करता है, इट मीन वो स्पैम मान के चलता है, वो स्पैम मानता है उसको, स्पैम मतलब आप परेशान कर रहे हो। तो इसलिए आपको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आपस में खुद ही लिंक शेयर कर दिया करो, जहां मर्जी करो, ग्रुप में करो, स्टेटस लगाओ, भले आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। तो ये आपने करना ही करना है। ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल अपने